सबों को पुनः एक बार हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव सीरीज में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पहले हमको ये आप बता दो कि आप तक मेरा पिक्चर क्वालिटी सही जा रहा है या नहीं, मेरा साउंड सही है या नहीं। पहले ये सब कंफर्म कर दो आप कमेंट करके हमको, तो फिर हम अपना स्टार्ट लें। सब कोई जुड़ जाइए। सब सही है? ऑल गुड? चलिए ठीक है। पुनः हम आप सबों से फिर रूबरू हो रहे हैं 5-7-10 रोज के गैप के बाद, और अब से फिर लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे। जुड़े भी रहेंगे, आपको कुछ पहली बातें सब याद भी दिलाते रहेंगे, और फिर पूरा क्लास होने के बाद आप बताना कि आपको फिर ये क्लास का बेनिफिट कितना मिला। ठीक है, सब जुड़ गए तो हम शुरुआत लें। चलिए, आज हमारा बातचीत होगा सॉल्यूशन चैप्टर पर। ठीक है, मतलब मैंने पहले ही तो हेडिंग ये दिए हुए ही है, देख लो आप। हेडिंग क्लियर है कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 क्लास 12 केमिस्ट्री एग्जाम स्पेशल ऑब्जेक्टिव सीरीज पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। ये मैंने पहले ही हेडलाइन में लगा दिए हुए हैं, थंबनेल में। रही बात क्या कि इसमें हमको पढ़ने हैं, तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट ले रहे हैं, और वो है यूनिट 1 सॉल्यूशन। यूनिट 1 सॉल्यूशन की पर हम लोग काम करने जा रहे हैं, और पहले हम आपको कुछ बेसिक आइडिया देने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले हेडिंग लगा दी है कि यूनिट 1 सॉल्यूशंस हमारा होगा। और इसमें जो कुछ बेसिक जानकारी ध्यान में पहले रखनी है, जरा उस पे आ जाओ आप। और उसमें है क्या कि पहली काम हम लोग को क्या ध्यान में रखने हैं, क्या काम करने हैं, जरा उस पे आ जाओ, तो फिर हम आपसे बातचीत करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या होना चाहिए, कैसे बनेगा, और कुछ बातें हैं जो पहले हम आपको क्लियर कर देना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात ये, अगर सब्जेक्टिव आपको याद है, अगर आपको सब्जेक्टिव याद है तो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव निकलता है, न कि ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव निकलता है। सब्जेक्टिव अगर कंप्लीट आपको याद है तो आराम से आप 60 to 70% क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना लेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं 30 to 40% जिसपे थोड़ा सा आपको आईक्यू लगाना पड़ता है, कि थोड़ा सा उनके इर्द गिर्द के रिलेशंस को देखने पड़ते हैं, तब फिर पता चलता है कि अच्छा ये इस तरह से बनता। तो सब्जेक्टिव मैंने आपको पूरा सिलेबस भी पढ़ाए हैं, रिवीजन में भी आपको मैंने दिखा दिए हैं। फिर और अब उस सब्जेक्टिव के मैंने टेस्ट भी लिए। अब आपको ऑब्जेक्टिव पर काम करने हैं, मुख्य तौर पर फोकस ये है। तो हमारा इस क्लास से का मुख्य उद्देश्य ये है कि ऑब्जेक्टिव भी बने। ऑब्जेक्टिव का बने नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव उससे मिलता जुलता कोई भी आवे तो आपसे बन जाए। आपके क्वेश्चन बैंक भी का एकदम कंप्लीट सब कुछ ध्यान में रहना चाहिए, क्वेश्चन बैंक सारे बन जाने चाहिए, क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपके लफ्ज पर रहने चाहिए। तो सबों का हम एक नमूना तैयार किए हैं, और उसको आप समझिए कि उस पर हम लोग को काम कैसे करने हैं। बात समझ में आया? मतलब कहावत है अपना सबके मैथिली में कि भाई पढ़े ले लो। आप देखियो है कि अखन अहाँ सब अपना सब पढ़े होबे ना, तो हमरा सब्जेक्ट अहाँ के परेशानी नहीं होते ज्यादा। वो बुझल है जे हमरा रिवीजन की भेले है, हमरा आर की रिवीजन हमरा करबाक छै। हाँ, दोसर सब्जेक्ट में भ सके अहाँ के, हमरा सब्जेक्ट में इहो कोनो दिक्कत नहीं होते, कौन 2 नंबर क्वेश्चन छै, कौन 5 नंबर है, कौन क्वेश्चन केना होते, एहि सबके जानकारी यहाँ के भ गेल है। लेकिन हम अहाँ के आप पहले जानकारी ई द रहल छी जे सॉल्यूशन चैप्टर का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो जितना है, वो कौन कौन से पॉइंट पर आपका बोर्ड पूछता है,
कितने तक? अगर और हम अभी आपका लेखा जोखा आपके पास रखेंगे 2009 ईस्वी से लेके कहां तक, 2025 तक के एग्जाम के, जब से एनसीईआरटी बुक लागू हुआ तब से लेके 25 तक के एग्जाम का क्या आउटलाइन रहा है उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछने का, उसके कंसेप्ट को पहले हम आपको दे रहे हैं और फिर उस पे हम लोग, आप कंसेप्ट देने के बाद आप बताना कि ये कामयाब रहेगा कि नहीं, ठीक है? चलो पहले कुछ बात बताते हैं आपको। सॉल्यूशन चैप्टर में जो चीज घुलता है, जो चीज घुलता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं, जिसमें घुलता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। दोनों के होमोजीनियस मिक्सचर ट्रू मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशंस बोलते हैं। जैसे चीनी घुला, पानी में घुला तो चीनी सॉल्यूट, पानी सॉल्वेंट, दोनों मिल गया तो शरबत जो बन गया वो सॉल्यूशन। ये सब सारे कंसेप्ट हम लोग को क्लियर है। उसमें सबसे पहला टर्म जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हम लोग अपने जिंदगी में हर जगह पर अपनी भाषा में आराम से बोल लेते हैं। कोई सॉल्यूशन दे, चाहे आपको कोई शरबत पीने दे, चाय पीने दे, ग्लूकोज पानी पीने को दे, हॉर्लिक्स दूध पीने को दे, कोई भी सॉल्यूशन आपको पीने को दे, उसमें जो चीज घुला हुआ है, शरबत है तो चीनी घुला होगा, ग्लूकोज पानी है तो ग्लूकोज घुला होगा, दारू पानी है तो दारू घुला होगा। तो जो चीज घुला है वो कितनी मात्रा में घुली हुई है, जब उसको ही हम लोग निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। मतलब एक तरह से कंसंट्रेशन सॉल्यूट की जानकारी हम लोग को देता है। आप चाय दुकान पर चाय पीने को जाते हो, आज चाय दिया बना के और मीठा लग गया, तो आप क्या बोलते हो कि भाई मीठा है, लेकिन हमारा केमिस्ट्री उसे ये नहीं बोलता है मीठा है। हमारा केमिस्ट्री ये बोलता है, मतलब हाँ चाय दुकान पर चाय दिया, चाय पिए, मीठा लगे, क्यों? चाय कहीं ज्यादा मीठा है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है? कंसंट्रेशन हाई है। लेकिन अगर कम मीठा लग गया तक बोलते हैं कि कंसंट्रेशन लो है। मतलब जो चीज घुली है उसकी मात्रा अगर ज्यादा है तो भाई हाई है, और कम है तो लो है। तो कंसंट्रेशन एक प्रकार से आपको सॉल्यूट की जानकारी देती है, नंबर एक बात। दूसरी बात क्या कि कंसंट्रेशन निकालने के आपके पास सिलेबस में बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन उस सबों मेथड में आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो मोलरिटी है, जिस मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से सूचित करते हैं। मोलरिटी में आपको यह ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं और बट्टे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं और बट्टे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। जब इसका यूनिट लिखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का लीटर, था मोल बट्टे लीटर लिखते हैं, या इसे आप ऊपर ले जाके मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, ये इसका यूनिट है। मोलरिटी के बाद मोलरिटी पर काम करते हैं, तो मोलरिटी में होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर होता है, सॉल्वेंट इन केजी उसके नीचे होते हैं। जब इसके यूनिट की बात करते हैं तो मोल इसके ऊपर होता है और केजी इसके नीचे आता है। ऊपर जाके लिखिएगा तो मोल केजी इनवर्स की बात करते हैं। इसी में नॉर्मेलिटी की बात कीजिएगा तो नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट ये है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट ऊपर होते हैं, यानी ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट को हम लोग लेके चलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। और बट्टे में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ही होता है। इसका यूनिट लिखते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और बट्टे में हम लोग इसमें भी लीटर लेके चलते हैं। फिर लीटर इनवर्स लेके भी आप काम कर सकते हो। इसके अलावा मोल फ्रैक्शन का एक शब्द है, मोल फ्रैक्शन। वो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, उसमें कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि मोल बाय मोल हो जाता है, तो मोल बाय मोल होने के चलते यूनिटलेस हो जाता है। दूसरी बात कि कौन सा टर्म टेम्परेचर पर निर्भर करता है, कौन सा टर्म टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। जिस किसी के फॉर्मूला में वॉल्यूम देख रहे हो तो वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, जिस किसी के फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं देख रहे हो, लीटर नहीं देख रहे हो, एमएल नहीं देख रहे हो, तो इसका मतलब वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब मोलरिटी टेम्परेचर पर निर्भर करता है, लेकिन मोलरिटी टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पर निर्भर करता है, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इस सब में वॉल्यूम है, लीटर है, वॉल्यूम है, लीटर है, इसलिए वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। बात समझ में आया? और जिस किसी में वॉल्यूम लीटर नहीं है वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट हुए। चलिए और कुछ पॉइंट्स है जिसको समझ लीजिए। हम सब कंसेप्ट आपको पहले दे रहे हैं, आप जरा गौर से सुनना, गौर से सुनते जाओगे, रिवीजन होते जाएगा, आप याद किए ही हो, धराधर याद भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी याद हो जाएंगे। जब हम लोग कंसंट्रेशन वाले टर्म को क्लियर कर लिए तब हम लोग किस पे आए? कॉलगेटिव वाले टर्म पे, यही ना आए। कॉलगेटिव वाले टर्म में क्या है कि नाम है कॉलिगेटिव है,
कॉलिगेटिव का सीधा मीनिंग होता है कि वो वैसा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर निर्भर करे। मतलब आप शरबत में चीनी घुलाएं तो चीनी के कण के संख्या पर जो गुण निर्भर करेगा तो वो शरबत का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक पॉइंट की अगर याद रखिए ऑब्जेक्टिव, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। बात समझ में आया? अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास चार है, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर या लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपके पास चार है। बात समझ में आया? लॉरिंग इन वेपर प्रेशर या उसी में फिर टर्म रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाता है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये चार टर्म आपके पास है, तो ये चार नाम आपको मालूम होना चाहिए। चार नाम में डेटा सब ध्यान में रखने हैं कि भाई किसका रिलेशन किसके साथ और किस आधार पर है। आइडियल है तो आइडियल सॉल्यूशन में जात सेम होता है, उसके एग्जांपल का। नॉन आइडियल में जात सेम नहीं होता है। फिर ये भी हम लोग को ध्यान में रखने हैं कि भाई उसके जब हम लोग एक टर्म आए थे जिसका सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड पूछता है और वो है भांटो फैक्टर का टर्म आई। और मैंने इसलिए आपको यादें करवा दिए थे कि कुछ डेटा ऐसा है जैसा याद रख लो। जैसे NaCl है, NaCl टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस, तो इसमें I का वैल्यू कितना होगा? एक, इसके आगे कुछ नहीं तो एक, इसके आगे भी कुछ नहीं तो एक, यानी I का वैल्यू कितना? 2, यानी आयंस की संख्या कितनी है? 2। अगर जो टूटने वाला नहीं है जैसे ग्लूकोज C6H12O6, C12H22, C12H22O11 चीनी के फार्मूले, यूरिया का फार्मूला NH2CONH2, ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सब है। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम कैसे पहचानेंगे? तो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, कार्बन हाइड्रोजन रहता है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। और ये सब प्लस माइनस में टूटता नहीं क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अब ये सब आयनिक बॉन्ड होता है इसलिए टूटता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटता है तो नहीं टूटने के चलते इसकी संख्या कितनी रहती है? 1। तो भांटो फैक्टर का वैल्यू इसमें 1 आता है। इस समय भांटो टूटने के बाद I का वैल्यू हो जाता है 2। और रूल ये है कि जिसमें I का वैल्यू जितना ज्यादा रहता है उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उतना ज्यादा होता है। मतलब उसका रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये उसके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, उसके फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होंगे। लेकिन I का वैल्यू जिसका जितना कम होता है उसका उतना ही कम होता है। तो उससे संबंधित खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 को फॉर्मूला दे दिया, अब बस उसके रिलेटेड पूछा कि कौन है ज्यादा कौन कम। तो ये डेटा सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव आप अपने बोर्ड का देख लो कि बोर्ड का ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या क्या आता है और क्या क्या है। रेंज को पकड़ना है, क्वेश्चन को पकड़ना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से काम करेंगे। बात समझ में? देखो जैसे पहला क्वेश्चन आपसे वही आया है जो अभी हम बातचीत कर रहे थे। कंसेप्ट को पकड़िए। हम फिर एक बात आपको बोल रहे हैं पहला कि आप ये मत दिमाग में रखो कि हम ऑब्जेक्टिव रट के, आप ये दिमाग में अगर लेके चल गए हो कि हम 400 ऑब्जेक्टिव या 500 ऑब्जेक्टिव या 300 ऑब्जेक्टिव रट के जा रहे हैं, हम बना के आ जाएंगे, तो गारंटी समझ लो तुमसे ना बनेगा। लेकिन अगर तुम कंसेप्ट लेके जा रहे हो तो जहां से पूछे आराम से बन के आएगा। तो हम आपको कंसेप्ट पकड़ाना चाह रहे हैं, रटाना नहीं चाह रहे हैं। कितने टीचर क्या करते हैं, 300 गेस दे देगा, कहेगा इसी में से पूछेगा। भाई वो गेस दे दिया, पूछेगा 10 गो 20 गो, तो 300 में कहीं नहीं टकरा जाएगा 10 गो 15 गो। हम यहाँ 35 की बात कर रहे हैं और आप 10-12 पर लटके हुए हैं। तो भाई कंसेप्ट पकड़ो। कंसेप्ट में इधर उधर घुमा भी रहेगा तो क्वेश्चन को आप बना लोगे, लेकिन अगर कंसेप्ट आप नहीं पकड़े, आप रटने के पर है तो फिर आपसे नहीं बनेगा। और बहुत बच्चे तो अभी भी इसी भ्रम में बुआ रहे हैं कि हमको 200 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, हम रटिए जाएंगे। अरे भाई 200 के हम तो कभी 1000 दे देंगे, तब वो क्वेश्चन पूछने वाला रहेगा ना, ब्रेन वाला, तो तुमसे नहीं बनने देगा वो क्वेश्चन। लेकिन अगर तुमको कंसेप्ट मालूम है तो कितनों घुमा दे वो, कितनों वो घुमावे क्वेश्चन को, आप आराम से बना लोगे। बात समझ में? इसीलिए आप ये ध्यान में रखोगे कि हमको कंसेप्ट पकड़ना है। जैसे क्वेश्चन आप देखो, कंसेप्ट आप क्या है, जैसे ये पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब कह रहा है कि किसका मैक्सिमम, अभी ये हम बात कर रहे थे कि किसका मैक्सिमम होगा किसका मिनिमम होगा, वो डिपेंड करता है आई पर। वो डिपेंड करता है किस पे? आई पे। आपके पास इसमें देखो एक ऑप्शन दिया है K2SO4, एक ऑप्शन दिया है बी में NaCl, एक ऑप्शन दिया है यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बोले हैं NH2CONH2,
एक दिया है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बोले हैं C6H12O6। मैंने अभी अभी ये सिखाया है कि ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी टूटता नहीं है, नहीं टूटता है तो इसलिए आई का वैल्यू कितना होता है 1। और ये सब तो टूटता है, जैसे ये टूटेगा 2K+ और SO4 माइनस माइनस, और इसलिए इसमें अगर आई का वैल्यू हम निकालेंगे तो हो गया 2, SO4 के आगे कुछ नहीं तो 1, यानी आई का वैल्यू इसमें कितना आया 3। इसमें आई का वैल्यू निकालेंगे तो ये टूटेगा Na+Cl-, अभी अभी बात कर रहे थे हम लोग, तो आई का वैल्यू होगा 1 + 1 = 2। आप सबसे ज्यादा आई का वैल्यू उसमें किसका देख रहे हो, K2SO4 का, और वो पूछ भी रहा है मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब क्या होता है, अधिकतम। तो अधिकतम है तो सबसे ज्यादा इसी का ना होगा ए, तो इसलिए K2SO4 पर। लेकिन मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा रहता कि इसको आप इतना के बाद बोल देता इसको सजाओ, किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, इस तरह से, तो ये दोनों का कम होगा। क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू कम है, और उससे ज्यादा इसका होगा क्योंकि आई का वैल्यू 2 है, उससे ज्यादा इसका होगा क्योंकि आई का वैल्यू 3। अब देखो जरा ई कंसेप्ट को अगर पकड़ लिया आप, तो अब इससे मिलता जुलता वो ऑप्शन अगर चेंज करेगा, चार को अलगे दूसरा कोनो फार्मूला लगाएगा, तो दिमाग तो आप लगाओगे ना कि भाई ये टूट रहा है तो हमको आई निकाल लेंगे अगर ना, तो आराम से हमारा बन जाएगा ना क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन का ऑप्शन कितना चेंज कर दे, वो मैक्सिमम की जगह कभी मिनिमम डाल दे। मतलब आप मान लो इसी में क्वेश्चन पूछता उल्टा कि कम किसका है, तो वो तो उस आई से बनता ना, आंसर तब उल्टा होता, जिसका आई कम रहता वो होता। तो ध्यान में आपको हमेशा क्या रखना है कि आपको कंसेप्ट पकड़नी है, कंसेप्ट पकड़ के आप बनाए क्वेश्चन पर चलेंगे तो कितनों घुमा के पूछेगा तो क्वेश्चन बना लोगे, और कंसेप्ट अगर नहीं है तो फिर, और ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड 2009 से लेके 25 है, कितना वर्ष, 17 वर्ष एग्जाम हुआ है, 11-12 को ऑब्जेक्टिव इसी से है। आप अपने क्वेश्चन बैंक को चेकआउट करेंगे तो इसी कंसेप्ट पर है, किसी में मैक्सिमम, किसी में मिनिमम, किसी में डिप्रेशन, किसी में एलिवेशन, किसी में ऑस्मोटिक, इतने घुरा फिरा के दिया और फॉर्मूला खाली बदलते गया है। तो हम रटे क्यों, हम टेक्निक पकड़ लेना कि आई का वैल्यू निकालेंगे, जिसका आई का वैल्यू सबसे ज्यादा उसका ज्यादा होगा, और जिसका आई का कम तो कम। अब वो मैक्सिमम पूछे मिनिमम पूछे उस आधार पर लिखेंगे, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, मिनिमम मतलब कम, हाई मतलब ज्यादा, लो मतलब कम। इंक्रीजिंग सजाने को डिक्रीजिंग सजाने को तुरंत सजा लेंगे, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो कम से ज्यादा, और डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए क्रम में सजाएंगे तो ज्यादा से कम। आप आराम से इस तरह के कंसेप्ट के क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन अगर यही कंसेप्ट आपके पास नहीं है तो फिर आप कितनों रट लो, भाई साइंस पढ़ रहे हो आप, आर्ट नहीं है जो महात्मा गांधी का ये पूछेगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 1869 की बात करेंगे हम लोग। ये साइंस है, यहाँ साइंस में लॉजिक लगती है, ऑप्शन तुरंत इधर उधर कर देगा, बस गए काम से आप। इसलिए कभी भी आप हमेशा साइंस को पढ़ते हैं तो कंसेप्ट से पढ़िए, ये आर्ट वाले स्टाइल में नहीं कि बस रटे जा रहे हैं महात्मा गांधी का जन्म फलना, महात्मा गांधी का नाम पूरा नाम मोहनदास का। अरे भाई तू कहाँ किस भरम में बुआ रहे हो, साइंस पढ़ो, साइंस वाले स्टाइल में पढ़ो। कोई भी चीज को पढ़ते हो तो कंसेप्ट के साथ पढ़ो, लॉजिक के साथ पढ़ो, बिना लॉजिक के चल रहे हो आप। ये आर्ट नहीं ना पढ़ रहे हो कि आप रट लिए काम हो गया वही ये भी करेगा, उसमें चेंजिंग की बात नहीं ना, ये साइंस है, कहीं पर ऑप्शन कोई भी चीज को चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए आप कंसेप्ट को पकड़ेंगे, बात समझ में आया। चलिए और कोई क्वेश्चन को आप देखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन है जब कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब कौन ऐसा है जो कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि आपके पास कॉलगेटिव प्रॉपर्टी 4 है, एक लॉरिंग या रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एक है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। जरा इस क्वेश्चन को देख लो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, ये पूछ रहे नोट कौन नहीं है। हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कब लिखा दिए हैं कि कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये पूछ रहा था नोट कौन नहीं है, इसका मतलब ये तीनों है और ये नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा, बी ना होगा। तो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी 4, लॉरिंग या रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा उस पे आओ। अगला न्यूमेरिकल है जो आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी हम समझा दे रहे हैं।
234.2 ग्राम शुगर है, 34 ग्राम उस मतलब ये शुगर सिरप है, उसमें 34.2 ग्राम चीनी है। आप पूछ रहा है मोलल कंसंट्रेशन मोललिटी, तो हम लोग सॉल्यूट उसमें कितना है 34.2, हमको मोललिटी छोटका एम के फॉर्मूला में ऊपर में सॉल्यूट चाहिए, नीचे में उसका मास, किसका मास, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, इसका मास आप निकालोगे जोड़ के 12 गुने 12 प्लस 1 गुने 22 प्लस 16 गुने 11, तो कुल आपको कितने आ जाएंगे 342, तो नीचे हो जाएगा 342 और गुने क्या 1000 और बट्टे में सॉल्यूशन है 234.2 ग्राम और उसमें सॉल्यूट है इतना, तो 234.2 ग्राम में से 34.2 ग्राम घटा देंगे तो कितना आएगा 200 ग्राम। अब इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो देखिए 200 पंजे 1000, ये हो गया आपको 10, तो ई कट जाएगा 10 से, अब 5 दूनी 10 यानी 1/2, अर्थात आंसर कितने हो जाएंगे 0.5, तो आंसर है ना 0.5। तो ये आपके न्यूमेरिकल किस पे थे, मोललिटी के फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल था, बात समझ में आया, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखते हैं और उसका मॉलिक्यूलर मास नीचे लिखते हैं, फिर 1000 लिया, ये 200 कैसे आया, तो सॉल्यूशन है इतना, शुगर सिरप है मतलब दवा है, पीने वाली दवा है जिसमें चीनी इतना है, तो इसमें से इसको मतलब चीनी को घटा दिए सॉल्यूशन में से, तो सॉल्वेंट है ना बच गया, वो सॉल्वेंट यहां पर डाल दिए, क्वेश्चन खत्म हो गई, बात समझ में आया। नेक्स्ट आ जाओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, फिर ये एक न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल किस पर है, मोलरिटी पर है, मोलरिटी पर न्यूमेरिकल है, तो मोलरिटी के फॉर्मूला में क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर तो 2 बट्टे में NaOH सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, NaOH का हो गया मास कितना 40, तो बट्टे में 40 देंगे गुने 1000 देंगे और बट्टे में कितना है 200 ml सॉल्यूशन, तो बट्टे में कितना 200। अब इसको काट के देखो आप, 200 पंचे 1000 और 2 से तो ये 20, 5 चौके 20 यानी 1/4, 1/4 के लिए क्या आएगा 0.25, 0.25 है ना ये ऑप्शन। लेकिन बड़ी बात क्या है कि ये क्वेश्चन सब आप देख रहे हैं 2013-15 इस सब का है, प्रेजेंट एग्जाम जो हो रहा है वो प्रेजेंट एग्जाम इस ट्रेंड पर नहीं हो रहा है, प्रेजेंट एग्जाम जो हो रहा है वो 2019 के बाद से ट्रेंड चालू हुआ है और 2019 के बाद से न्यूमेरिकल की संख्या को कम कर दिया गया है, पहले न्यूमेरिकल ज्यादा रहता था लेकिन 2019 के बाद न्यूमेरिकल नगण्य कहिए आप, एक आध को रखता है, लेकिन पहले खूब न्यूमेरिकल रहता था। तो हम भी जब आपको पढ़ा रहे थे मेन, जिस समय में मेन पढ़ा रहे थे मतलब पूरा सिलेबस, तो उस समय देखिएगा न्यूमेरिकल खूब बनाए थे, सॉल्यूशन चैप्टर एकदम पार्ट वाइज पार्ट, लेकिन जब आपको रिवीजन कराए तो न्यूमेरिकल को नहीं जानकारी में दिए, क्यों नहीं जानकारी में दिए, क्योंकि अब पूछता ही नहीं है, एक आध को पूछता है, अब एक आध को के लिए हम इतना लंबा 15 टाइप का न्यूमेरिकल समझाने लगे तो हो गया, कहानी खत्म है। तो अब न्यूमेरिकल कम आता है लेकिन पहले न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। 2019 से आप प्रेजेंट ट्रेंड को देखेंगे तो न्यूमेरिकल की संख्या नगण्य के बराबर हो गई है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन इस न्यूमेरिकल सब के लिए आपको लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जाके देखो, कह रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपको HCl H2O, तो ये रट लो आप कि एक ये ऐसा है 20.2% HCl और H2O का सॉल्यूशन, इसका और H2O का सॉल्यूशन जो है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। तो कहिएगा सर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में 3 शब्द होता है, एक एजियो, एक ट्रॉपिक और एक मिक्सचर, ठीक है। अब मिक्सचर का मतलब है सॉल्यूशन, मिक्सचर का मतलब क्या है सॉल्यूशन, ट्रॉपिक का मतलब क्या है बॉइलिंग पॉइंट और एजियो का मतलब क्या है कांस्टेंट, यानी वैसा सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो कांस्टेंट हो, तो उसे हम लोग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आया, जिसके एक प्रमुख एग्जांपल में आता है 20.2% HCl के साथ वाटर अगर रहता है, मतलब 22% HCl हो मतलब ये वाटर में रहता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। बात समझ में आया, तो एक रटा रटाया इसका एग्जांपल है, आप रट लो कि 20.2% HCl H2O का सॉल्यूशन जो होता है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल है, सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर इतना इतना एंड कंसंट्रेशन वुड बी, मतलब कह रहा है कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा इसको देखो। हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई बराबर क्या CRT, अगर आपको याद हो तो
तो हमको पूछ रहा है मतलब क्वेश्चन में सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इतना एटीएम एट इतना इट कंसंट्रेशन, मतलब सी निकालना है। तो सी बराबर निकालेंगे तो पाई बट्टे आरटी आएगा। पाई का वैल्यू हमको दिया हुआ है, पाई का वैल्यू देख रहे हो कितना दिया हुआ है, 0.0821। ठीक है, आर का वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होता है और वो भी 0.0821 ही होता है, आर का वैल्यू लिखे थे। अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर 5 नंबरी क्वेश्चन याद होगा पाई बराबर सीआरटी में, तो उसमें लिखे हुए थे आर का वैल्यू प्रूव, मतलब एक वैल्यू पाई का दे दिया है, आर का वैल्यू ये होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। और टी का वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू कितना केल्विन है, 300। तो भाई ये दोनों तो कटिए गए ना, तो बच गया 1/, कितने, 300। 1/300 में पॉइंट कितना आएगा, 0.00, और तब जो हो जाएगा 3 करके, तो ई ऑप्शन कहां पर है, डी में है ना। तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन नोमेरिकल, मतलब छोटा सा फार्मूला किस पे, पाई बराबर सीआरटी में सी निकालने को बोल रहा था। बात समझ में आया। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। फिर इसमें भी देखो डराने के लिए क्या किया हुआ है, मतलब पूछ रहा है आपको कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बतानी है। मैंने अभी अभी बताया कि किसका ज्यादा होता है किसका कम, वो डिपेंड करता है आई पर। आगे में जानबूझ के सब में कॉमन चीज लगा दिया है, 1.0 1.0 m 1.0 मोलरिटी ऐसे करके लगा दिया है। तो कॉमन चीज से क्या फर्क पड़ने वाला है, जो चीज अलग है उससे फर्क पड़ने वाला है। तो सबका हम लोग आई निकालेंगे, आई निकालेंगे मतलब NaOH है, फिर उसके बाद आपका बी में Na2SO4 है, ठीक है, उसके बाद NH4 NO3 है, उसके बाद KNO3 है। अब इस सब में आई निकालोगे तो ये टूटेगा Na+, इससे दूसरा भी क्वेश्चन बन जाए, इसलिए हम इस तरह से पूरा डिटेल ले जा रहे हैं। Na है तो 2Na+, SO4 माइनस माइनस, NH4 प्लस, NO3 माइनस, K प्लस, NO3 माइनस। तो इसमें अगर आई निकालोगे तो इसमें आई का वैल्यू कितना, इसके आगे भी कुछ नहीं तो एक, इसके आगे भी कुछ नहीं तो एक, तो 1 + 1 कितने, 2। तो आपको बॉन्ड ऑफ फैक्टर वाली बात, आयंस की संख्या कितनी हो गई, 2। इसमें अगर आई की वैल्यू निकालेंगे तो 2 Na आएगा SO4, तो 2 + 1 बराबर कितने, 3। इसमें आगे कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं तो एक एक ही है, तो आई बराबर क्या होगा, 1 + 1 बोले तो 2। इसमें भी आगे कुछ नहीं, ये तो हो जाएगा आई बराबर क्या, 1 + 1 = 2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा होता है ना, आई का वैल्यू उस चारों में सबसे ज्यादा किसका आया है, गौर से देख लो आप। आई का वैल्यू देखो, इसमें सबसे ज्यादा किसका आया, आई का वैल्यू सबसे ज्यादा इसमें किसका है, Na2SO4 का है, यही है ना। तो Na2SO4 का है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसी का ना हो जाएगा। बात समझ में आया। तो आपको मैंने पहले इसलिए बोल दिया, क्या जानबूझ के वो डराने के लिए आगे में ये कुत्ता नरिया बाघ इर्द गिर्द सटाए हुआ है कि टेंशन में रहे बच्चा। भाई जब चारों में वो चीज डेटा सेम है कि 1 मोलरिटी 1 मोलरिटी 1 मोलरिटी, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है भाई, उसके आई का वैल्यू निकालो। अगर ज्यादा का पूछ रहा है तो आई ज्यादा होगा वो आंसर होगा, कम पूछ रहा है तो कम वाला आंसर होगा। बात समझ में आया। इसलिए मैंने पहले ही क्या बोल दिए कि आई की वैल्यू निकालनी आपको आनी चाहिए, और आई की वैल्यू निकालनी आपको आनी चाहिए, हम उसका भी टेंशन आपको खत्म कर दिए हैं रिवीजन बैच में। एक पेज पर सॉल्यूशन चैप्टर जहां अंतिम पढ़ाए थे, एक पेज पर जितना क्वेश्चन बैंक आज तक पूछा सबको तोड़ तोड़ के आई का वैल्यू लिख दिए थे। अब बोले थे इतना रट जाइएगा, दिमाग उमाग जाते नहीं, उतने का क्वेश्चन घुमाते रहता है केवल। और अगर वो याद है तो अब ये तक देखो, अभी ऑब्जेक्टिव हम 7 में गए हैं, 3-4 को इसका कंसेप्ट पर ऑब्जेक्टिव टकरा गया। इसलिए हम आपको क्या बोलते हैं कि आप हमेशा कंसेप्ट को पकड़ो। अगर कंसेप्ट को पकड़े रहोगे तो आराम से ऑब्जेक्टिव बनेगा। कंसेप्ट को छोड़ोगे तो कितना भी कंसेप्ट आप रट लो, आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा, सीधा सा बात है। इसलिए कंसेप्ट को पकड़ने की जरूरत है, विदाउट कंसेप्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भांट ऑफ फैक्टर से संबंधित क्वेश्चन का एक न्यूमेरिकल ही है ये, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले पॉइंट पर बनता है। और उसमें हम लोग अल्फा जैसे
ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन है तो I-1 बाई करके हम लोग निकालते हैं, जिसमें 2.74 आई की वैल्यू लेके और इसको जब तोड़ते हैं तो 2 1 3, तो 3 में से घटा के उसको निकालते हैं तो 87% आंसर आता है। लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया क्या कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन इस सब का क्वेश्चन रेयर कंडीशन में आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है। मैंने पहले ही बोले कि न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा झमेला नहीं लेना है। अगर इसी का डिटेल आपको देखना है तो एक फिर सॉल्यूशन एक और क्वेश्चन बैंक का क्लास लिए थे, उसमें देखो न्यूमेरिकल पूरा बढ़िया से बता दिए हुए हैं। तो आंसर 87% आएगा। ये न्यूमेरिकल सब आपको बहुत ज्यादा जरूरी आपके एग्जाम के लिए नहीं है, हम डाल दिए थे वैसे ही। अब जरा फिर अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे इसमें टर्म लगा हुआ है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक लगा हुआ है तो आइसोटोनिक में मैंने बताया था कि वो दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है तो उसे हम लोग कौन सा बोलते हैं, आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक जब सेम होता है तो उसके फॉर्मूला में एक पॉइंट लिखे थे कि एक का W1/M1 दूसरे के W1/M1 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो उसे आइसोटोनिक बोलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, 5% है, मोलिकुलर वेट 342 है, 5% है मतलब 100 का 5% 5 ग्राम, तो W1 के जगह हो जाएगा 5 ग्राम, बट्टे में कितने हो जाएंगे 342। दूसरा बोल रहा है कि 1% है तो दूसरे का 1% मतलब 1 ग्राम। M1 दूसरे की पता नहीं है, जिसको X मान लिया है, कहता है हम X मान लिए, तो बताइए X क्या होगा, आप ही जरा बताओ X क्या होगा। तो X बराबर क्या हो जाएगा, 342 बट्टे 5, यही ना होगा। तो कितने हो जाएंगे, 5 छक्के 30, 42, 5 30 40, तो 5 अट्ठे 40, 2 20, 5 चौके 20, 68.4। तो डायरेक्ट एक आइसोटोनिक का फॉर्मूला था जिसपे ये न्यूमेरिकल थे और इसलिए हम लोग उसको इस तरह से बनाए। बात समझ में आया, आइसोटोनिक के कंसेप्ट को बताए हुए थे, उस पर डायरेक्ट आया। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्या लिखे हैं जरा इसको आप खुद बना लो, हमको बताने की इसमें जरूरत है नहीं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का किससे रिलेटेड है या कौन है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ऑस्मोटिक प्रेशर देना चाहिए, ऑस्मोसिस उसी में आता है, इसलिए आंसर इसमें देखिएगा ए दे दिया है, लेकिन ये कंप्लीट क्वेश्चन सही नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सुधार होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए यहाँ, समझ में आया, और तो टर्म इससे मिलता जुलता है भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। यानी आइडियल सॉल्यूशन का कौन सा प्रॉपर्टीज है। जब आप आइडियल नॉन आइडियल पढ़े हुए थे तो उसमें आप देखे हुए थे आइडियल नॉन आइडियल के केस में कि जो रॉल्ट का नियम पालन करता है तो उसे आइडियल बोलते हैं, जो रॉल्ट का नियम पालन नहीं करता है तो फिर उसे हम लोग नॉन आइडियल बोलते हैं। वो पूछ रहा है क्या कि कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, तो आइडियल सॉल्यूशन है तो कौन है, ओबेज रॉल्ट्स लॉ, तो यही ना होगा जो ए आंसर है। मैंने इसलिए अब जरा देखो, जैसे ही क्वेश्चन हम आ गए हैं 11 मतलब 19 के बाद से, तो अब जरा आप गौर करो इसमें एक टर्म को। अब आप ज्यादा न्यूमेरिकल इसमें नहीं देखोगे, 2019 के बाद से न्यूमेरिकल कम आया हुआ है, अभी तक न्यूमेरिकल आ रहा था ना। अब यहां से आप गौर करो तो न्यूमेरिकल आपको मिल भी नहीं करेगा ज्यादा, देखो बिना न्यूमेरिकल वाले। इसलिए मैंने क्या बोले कि आपको अब न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, जो प्रेजेंट एग्जाम ट्रेंड चल रहा है उसमें ज्यादा नंबर। हाँ, एक हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं पूछता है, एक आध को पूछता है, लेकिन उसको अगर पूरे की न्यूमेरिकल की में आप देखिए कितना परसेंट, तो 5% क्वेश्चन भी नहीं बनता है। इसलिए आप न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा आएगा नहीं, तो अब तो उस समय इस समय में नहीं हो सकता है। हम ही जब मेन बैच पढ़ाए थे मतलब पूरा सिलेबस, तो उस समय में आप देखते तो खूब न्यूमेरिकल बताए थे, क्यों, क्योंकि आपको कंपटीशन में काम आएगा। लेकिन अभी जो 2019 के बाद से जितने एग्जाम का 2025 तक हुआ है उसमें न्यूमेरिकल की संख्या नगण्य के बराबर है, एक आध वो न्यूमेरिकल हर वर्ष पूछती है, तो फिर उसमें ज्यादा दिमाग क्यों लगाना, इसलिए अब न्यूमेरिकल आपको मिल भी नहीं करेगा ज्यादा। बात समझ में आई। तो ये थे क्वेश्चन आपको रॉल्ट से संबंधित। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लो आप, ऑस्मोटिक प्रेशर से संबंधित फार्मूला पूछा है, करा इस चारों में से कौन सा ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला सही है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला मैंने क्या लिखे थे, पाई बराबर सीआरटी। ये पाई नहीं लेके पाई को पी माना है, मैंने बोले थे पाई मानो या पी मानो, बात एक के है। तो चलो पाई बराबर सीआरटी या पी बराबर सीआरटी, उस हिसाब से बोलो ये चारों में कौन सा फार्मूला आपका सही है। ठीक है, देख लो 1 मिनट।
देख लिए? तो आप देख लो, पाई बराबर सीआरटी या पी बराबर सीआरटी, तो पहला है ना पी बराबर सीआरटी, तो क्वेश्चन सही है, ये आंसर है उसका। इसलिए मैंने जब पढ़ाए थे आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी समय बोल दिए थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से भी सूचित करते हैं और पी से भी सूचित करते हैं। तो पाई बराबर सीआरटी बोलो या पी बराबर सीआरटी बोलो, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बात समझ में आया? नेक्स्ट बढ़िए, अगला क्वेश्चन है बाय ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको एसपीएम बोलते हैं, जब पढ़ाए थे तो उसी समय बता दिए थे पसीना निकलना वाला क्वेश्चन, सब समझ में आया? पसीना निकलना कौन सी प्रक्रिया है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हम लोग का स्किन है वो सॉल्वेंट को पास होने देता है लेकिन सॉल्यूट को पास नहीं होने देता है। जैसे पसीना रूपी पानी शरीर से अंदर बाहर निकलता है स्किन से होके, लेकिन खाया पिया हुआ चीज सब निकलता नहीं है, मतलब वो सॉल्वेंट को पास होने देता है लेकिन सॉल्यूट को पास नहीं देने होने देता है। तो वो क्वेश्चन भी आपसे यही पूछ रहा है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको अनुमति देता है कि अपने में से पास हो जाए? सॉल्यूट को देता है कि सॉल्वेंट को देता है कि कॉम्प्लेक्स आयन को देता है कि सिंपल आयन को देता है, किसको देता है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ किसको अपने में से होने देता है? सॉल्वेंट को पास होने देता है, और दूसरा कोई चीज को पास होने नहीं देता है। मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में से सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देता है। आपके शरीर से पसीना निकलता है पानी रूपी, तो इसका मतलब आपका स्किन जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो सिर्फ किसको पास होने दिया? पसीना को निकलने दिया, पानी को निकलने दिया। पानी क्या है? सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने दिया। आपके पास मेम्ब्रेन तीन होते हैं, परमेबल मेम्ब्रेन जिसको पीएम बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको एसपीएम बोलते हैं, इम्परमेबल मेम्ब्रेन जिसको आईपीएम बोलते हैं। परमेबल मेम्ब्रेन जिससे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों पास होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिससे सॉल्वेंट केवल पास होता है, इम्परमेबल मेम्ब्रेन जिससे ना तो सॉल्यूट पास होता है ना सॉल्वेंट पास होता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ही क्वेश्चन आपको आता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत है और कोई की जरूरत नहीं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कौन सा चीज पास होता है? केवल सॉल्वेंट पास होता है, ये याद रख लेना है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कौन चीज केवल पास होता है? केवल सॉल्वेंट पास होते हैं। समझ में आई बात? सॉल्यूट पास नहीं होता है। ये हम लोग वहां भी लिखे थे, परिभाषा में भी लिखे थे, ऑस्मोसिस के परिभाषा में भी दिए हुए थे, इसलिए ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। बात समझ में आया? हम बार बार आपको क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव हमेशा सब्जेक्टिव से निकलता है। अगर मान लो ऑस्मोसिस के परिभाषा आप रटे रहते तो वहां याद है, मतलब लिखे परिभाषा में द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, लिखे ना फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट तो नहीं लिखे, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, यानी एसपीएम से होके लोअर से हायर की ओर केवल सॉल्वेंट पास होता है। तो ऑस्मोसिस तो सॉल्वेंट को अनुमति देता है, तब ना केवल सॉल्वेंट पास होता है। तो थ्योरी अगर आपका क्लियर है तो आराम से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव भी आराम से बन जाता है, कहीं कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं होती है। बात समझ में आया? नेक्स्ट चलो अगले क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लिखल है क्या कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन्स बिकॉज, कहता है कि जैसे जैसे हम ऊंची पर्वत पर जाते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट घटने लगता है। ऐसा किस कारण से होता है? तो वो तो सिंपल सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है। आप वैसे भी सिंपली आपको कोई बच्चे के क्लास में बताया होगा कि जैसे पर्वतारोही सब लोग जो होते हैं वो पर्वत पर जैसे जैसे पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं, माउंटेनर लोग, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर बढ़ाते रहते हैं। काहे ला? क्योंकि उनको पता है जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा, ऑक्सीजन जो है हमारे खून में कम मिलेगा, मतलब सांस लेने में हमको दिक्कत आएगी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर के कनेक्शन का प्रेशर बढ़ाते चला जाता है। तो जो जो ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाता है वो घटने लगता है ऊपर, जो हम लोग ऊपर जाते हैं। तो बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन है द भांट ऑफ फैक्टर यानी CaNO3 2019 से ऊपर जब आएंगे ना तो आप देख लेना वही प्रेजेंट ट्रेंड होता है, उससे पहले पर ना जाना नोमेरिकल के चक्कर में। तो 2021 का क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि CaNO3 इसका भांट ऑफ फैक्टर, अर्थात आपसे ये पूछ रहा है कि इसके आई का वैल्यू कितना होगा। तो ये टूटेगा तो कैल्शियम प्लस प्लस और 2NO3 माइनस,
तो इसमें आई का वैल्यू कितना हुआ, आई का वैल्यू उसके आगे कुछ नहीं तो एक है, इसके आगे तो दो, तो आई का वैल्यू कितने हुए 3, अर्थात आंसर कितने आएंगे 3। ऑप्शन उसमें था 1 2 3 4। बात समझ में आया। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। अब वही क्वेश्चन था ना, देखे ना आई के कंसेप्ट पर कितना क्वेश्चन है, ढेर सारे क्वेश्चन आई के कंसेप्ट पर है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर से कौन प्रभावित नहीं होता है। अभी अभी मैंने आपको समझाए थे कि मोल टेम्परेचर से कौन प्रभावित नहीं होते हैं। तो मोलरिटी होता है, नॉर्मेलिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम है, लीटर है। छोटा है मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन नहीं होता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम लीटर नहीं है। तो ये टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है। तो मोलरिटी नॉर्मेलिटी होता है, मोलरिटी होता है, फॉर्मेलिटी में भी लीटर आता है इसलिए होता है। तो किसमें लीटर नहीं होता है, मोलरिटी में, इसलिए नोट अफेक्टेड। इसमें नोट लगा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है अफेक्टेड। नोट कौन अफेक्टेड नहीं होता है, यानी कौन टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है, मोलरिटी नहीं करता है। ये चीज आपको मैंने पहले ही बता दिए थे। नेक्स्ट आ जाओ, अगला पूछ रहा है इन कंपैरिजन ऑफ इतना टू ग्लूकोज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इतना MgCl2। मतलब कहता है कि हम आपको एगो चीज दे रहे हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हो गया C6H12O6 है। एक दे रहे हैं हम आपको MgCl2। आप पूछ रहा है दोनों का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बीच का रिलेशन बताओ, जबकि दोनों का मोलरिटी वैल्यू सेम है। दोनों के मोलरिटी वैल्यू सेम है, तो मोलरिटी वैल्यू सेम है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। अब दोनों का, तो दोनों का आई निकाल लो। आई इसका निकालोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन हाइड्रोजन, तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो आई का वैल्यू 1। ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये टूटेगा, टूटेगा तो Mg प्लस प्लस और 2 क्लोरीन माइनस। तो आई का वैल्यू इसमें कितना हुआ, आप जोड़ के देखो। तो Mg के आगे में कुछ नहीं तो 1, क्लोरीन के आगे, तो कुल कितने हो गए 3। तो इसमें आई का वैल्यू 1 हुआ इसलिए कि ये नहीं टूटता है क्योंकि ऑर्गेनिक है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन है। ये 3 हुआ क्योंकि इनऑर्गेनिक है, टूटता है। तो आई का वैल्यू इसका 3 आया, इसका 1 आया। आप ही जरा हमको बताओ कि ये 1 और 3 के बीच का रिलेशन क्या है। इससे तिगुना है ना, तिगुना को क्या बोलते हैं 3 टाइम्स ना। तो लिखल है ना, यहां लिखल है सेम होगा। तो सेम कब होता, जब दोनों का आई का वैल्यू सेम होता। दुगुन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दुगुना। अगर इसका 1 उसका 2 आता तब दुगुना होता, लेकिन इसका 1 इसका 3 आया था, इसका मतलब तिगुना था, इसलिए क्या होगा 3 टाइम्स। तो इसलिए 1 से 3। तो इसका भी क्वेश्चन किससे बना, इसका भी क्वेश्चन आपको आई निकालने से बना ना। तो इसलिए मैंने क्या बोले थे कि आपको जब ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पढ़ाए थे तो लास्ट टॉपिक, लास्ट दिन हमने लिख दिए हैं आपकी कॉपी पर सब्जेक्टिव में कि इसको हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, भांटो फैक्टर को ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा रहे हैं। आई का वैल्यू एक पेज पर हम जितना का निकाले तो उतना का रट जाओ आप, वो सब वहां लिखे हुए हैं जितने की जरूरत आपको ऑब्जेक्टिव में पड़ती है। रट जाओ आराम से, क्वेश्चन सारा बन जाएगा। आई का वैल्यू मालूम रहना चाहिए, आराम से किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा आराम से आप बता सकते हो। बात समझ में आया, कहीं झमेला की बात नहीं आएगी उसमें। नेक्स्ट आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो 4 को तो है, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा। नेक्स्ट अगला आ जाओ कि 234.2 ये नोमेरिकल अभी अभी हम बनाए थे, नहीं बनाए थे कि 34.2 होगा बट्टे में, तो मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास 342 और फिर 1000 और बट्टे में 234 माइनस 34.2 करते हैं तो 200 आता है। ये कट के आपको निकल गया था ना, ये 10, 5 दूनी 10 यानी 1/2 मतलब 0.5। तो आंसर है ना ये, तो अभी अभी ये बताए थे भी नोमेरिकल पहले। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एग्जांपल ऑफ कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। कॉलगेटिव प्रॉपर्टी एग्जांपल इसमें से कौन है, तो साफ साफ यहाँ दिख रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है, इसमें कहीं कोई समस्या की बात नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी, किसका परिभाषा है, नंबर ऑफ सोल्यूट पर केजी का परिभाषा किसका है, मोलरिटी का है, मोललिटी का है, नॉर्मलिटी का है, मोल फ्रैक्शन का है। चारों पढ़ाए हैं, तो ये परिभाषा किसका है, मोललिटी। अब ये आप ही बताओ ये क्वेश्चन कहां से आया, एकदम डायरेक्ट मोललिटी के परिभाषा से आया, सब्जेक्टिव से आया। अगर आप परिभाषा नहीं याद किए हो तो फिर कहां से समझ में आया। इसलिए मैंने बार बार क्या बोलते हैं कि आप हमेशा सब्जेक्टिव को कंट्रोल करो। सब्जेक्टिव अगर कंट्रोल में है तो ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा। अगर सब्जेक्टिव को आप कंसेप्ट से पढ़े हैं तो ऑब्जेक्टिव बनने से कोई नहीं रोक सकता है।
इसलिए सब्जेक्टिव को जितना क्लियर रखोगे ऑब्जेक्टिव उतना ही क्लियर आपके बन के आएगा। और कंसेप्ट रटना नहीं है दिमाग में। अगर ये आप डाल लियो कि 400 ऑब्जेक्टिव रट के चले जाएंगे बन जाएगा, वो कभी संभव नहीं कि बन जाएगा। लेकिन कंसेप्ट अगर आप पकड़ के गए हैं तो ऑब्जेक्टिव कितना घुमा के आएगा तो आप बना के आ जाओगे। बात समझ में आया? ये ध्यान में हमेशा रखने हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? सॉल्यूशन व्हिच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इससे बढ़िया क्या? बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो। अब इससे बढ़िया क्या हो? तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक। अभी अभी बात किए, देख रहे 2019 के बाद का क्वेश्चन सबका लेवल देख लो आप, आराम से होता है, नॉन न्यूमेरिकल ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर अगला पूछ रहा है कि कौन ऐसा है जो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं है। मैंने आपको सिखाया है कि कौन आइडियल है और कौन नॉन आइडियल है। जिस दोनों का जात सेम देख लीजिएगा तो वो आइडियल, जात सेम नहीं है तो नॉन आइडियल। इसमें पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन, कि कौन ऐसा है जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए इसका जात सेम है तो आइडियल सॉल्यूशन है, इसका जात सेम है तो आइडियल सॉल्यूशन है। समझ में आया बात? इसका जात टेट्राक्लोराइड जात सेम है, आइडियल सॉल्यूशन है। ई दोनों का देखिए तो जात सेम है, अलग अलग जात का है, इसलिए आइडियल नहीं है। कौन सा है? नॉन आइडियल है। तो जब आप देखेंगे कि जात सेम है, मतलब ये भी सिंह ये भी सिंह, ये भी यादव ये भी यादव, समझ में आ रहा बात? तब आप समझ जाना वो आइडियल है। लेकिन एगो सिंह है एगो यादव तो समझ जाना वो आइडियल नहीं है। ये ध्यान में रखना। हमारा समाज भी तो यही कहता है ना कि सेम कास्ट में शादी हुआ तो या ठीक ठाक शादी हमारे समाज के लिए। समाज की बात कर रहे हैं कि समाज हमारा वही कहता है कि अगर सेम कास्ट में आप शादी कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अगर दूसरे कास्ट में करोगे तो बूढ़ा लोग 10 को गाली देगा। तो बात वही होता है कि अगर कास्ट देख रहे ई एन ई सेम है, अल्कोहल अल्कोहल, टेट्राक्लोराइड तो समझो आइडियल है। ये दोनों में जात सेम नहीं है, इसका मतलब है ये आइडियल नहीं है। क्या है? नॉन आइडियल। तो आराम से आप समझ सकते हो कौन आइडियल है और कौन नॉन आइडियल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिर वही क्वेश्चन आया जो अभी अभी सेमी परमेबल की बात कर रहे थे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम से कौन पास होता है? केवल सॉल्वेंट पास होता है। चलिए इसमें भी कोई समस्या नहीं थी। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन देख लो। 18 ग्राम ग्लूकोज का एक क्वेश्चन आया है और कह रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में घुला रहे हैं तो फिर उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो 18 ग्राम घुला रहा है किसको? ग्लूकोज को। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, उसका मास निकालिएगा तो कितना आएगा? 180। ठीक है, 1000 ग्राम में घुला रहा है तो 1000 और बट्टे में कितने? फिर 1000। ठीक है, बट्टे में फिर 1000। तो ये कट गए 18 से 10 यानी 1/10। 1/10 का मतलब 0.1। इसकी मोलरिटी कितनी हो गई? 0.1। तो ये बड़ा आसान सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाले हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लो। कड़ा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट जब ये पूछा था सबका आई निकालो। 1% ग्लूकोज, फिर है सुक्रोज, फिर है NaCl, फिर है यूरिया। देखो ग्लूकोज ऐसा है जो प्लस माइनस में टूटता नहीं है। सुक्रोज ऐसा, सुक्रोज मतलब क्या? चीनी। अरे केमिस्ट्री वाला नाम चीनी का सुक्रोज होता है जो हम लोग बायोमोलिकुल्स चैप्टर में पढ़े हैं। यूरिया भी है। तो ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये तीनों का आई का वैल्यू एक आता है। लेकिन यही NaCl क्या है? ऑर्गेनिक नहीं है, ये टूटेगा Na+ और Cl-। इसलिए आई का वैल्यू कितना होगा? 1 + 1 बराबर कितना? 2 हो जाएगा इसमें। और 2 होने की वजह से इसका सबसे ज्यादा होगा, इस सबका कम होगा। मैंने और 1% आगे में जानबूझ के लगा दिया है डराने के लिए कि परसेंट देख के डर जाएगा, क्वेश्चन ही नहीं बनाएगा। जबकि कंसेप्ट फिर इसमें भी क्या है? आई निकालना। क्या आई निकालोगे आराम से बनेगा, कहीं कोई समस्या की बात इसमें है ये नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो आप, 2024 में आ गए हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग, मतलब कंसंट्रेशन का सबसे बढ़िया मेथड कौन है एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने का? ठीक है, तो इसमें लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मतलब चारों ऐसा है, चारों में से कौन ऐसा है जो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है? अभी अभी मैंने बताया टेम्परेचर पर निर्भर करने वाला कौन है? मोलरिटी। चारों को तो आपको पढ़ाई भी किए, मोलरिटी और मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। इसमें ये ऐसा है जिसमें
वॉल्यूम नहीं आता है, ये ऐसा है जिसमें वॉल्यूम नहीं आता है इसलिए ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, इस दोनों में वॉल्यूम आता है इसलिए ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है। वो पूछ रहा है डज नॉट, तो डज नॉट में कौन जो नहीं करता है, तो मोलैलिटी है ना, नहीं करता है। समझ में आई बात? तो आराम से ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसमें झमेला कहाँ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लो आप, इसमें पूछ रहा है कौन ऐसा है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो है लेकिन नॉन आइडियल में पॉजिटिव निगेटिव होता है तो पॉजिटिव शो करेगा। बात समझ में आया? तो पॉजिटिव क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिक्सचर होता है वो पॉजिटिव शो करता है, वो एग्जांपल सब से आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ये तो फिर अभी अभी क्वेश्चन इस पर हम लोग काम किए ही थे, आप इस क्वेश्चन को खुद से भी कर सकते हैं। बात समझ में आया? इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे सूचित किया जाता है, कर सकते हैं ना। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, पाई बराबर सी आर टी, या इसी को आप क्या लिखते हैं, पी बराबर सी आर टी। तो इस दोनों में सब में फॉर्मूला देखो कौन सा सही है। तो अगर हम मान लो ये देखो पाई बराबर सी आर टी आएगा, ये तो पाई बराबर सी आर टी नहीं है, इसको लिख क्रॉस करेंगे तो पाई आर बराबर सी टी होता है, तो ये भी नहीं है। ये पाई सी बराबर आर टी, वो नहीं सही होगा गुना करके, लेकिन इसको गुना करेंगे तो सी को वहां ले जाएंगे तो पाई बराबर सी आर टी हो जाता है। बात समझ में आया? तो आराम से क्रॉस गुना करके देख सकते थे आप। अभी सारे क्वेश्चन 24 पर बात कर रहे थे, चलो 24 में ही एक क्वेश्चन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या सेम होता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या सेम होता है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में सी भी सेम होता है ना, सीआरटी, तो सी सेम, सी क्या होता है, मोलरिटी, तो मोलरिटी इसमें है। हाँ मोलरिटी तो नहीं है, लेकिन मोलरिटी का ही दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, मोलर कंसंट्रेशन, मतलब सी, समझ में आ रहा है? तो सी सेम है मतलब मोलरिटी सेम है, मोलर कंसंट्रेशन सेम है। समझ में आई बात? नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन। ये तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अभी अभी यादें करा दिए थे, 20.2 वाला, 20.2% HCl किसका एग्जाम्पल होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। फिर वही बात, ग्लूकोज जिसमें आई का वैल्यू कितना आएगा, एक, नहीं टूटता है तो सुक्रोज, चीनी नहीं टूटता है तो आई का वैल्यू कितना होगा, एक। NaCl टूटता है, Na+Cl- इसलिए आई का वैल्यू कितना होगा, दो। इसमें ये टूटता है Ca+, दूगो Cl-, तो आई का वैल्यू कितना होगा, 1+2 बराबर 3। तो पूछ रहा था हाईएस्ट, सबसे ज्यादा, तो आई का वैल्यू सबसे ज्यादा डी में आया, इसलिए जी। आगे में 1%, 0.1, 0.2, 0.001 ये सब जोड़ के नथिया झुमका लटका के और फंसाना चाहता रहता है। ये वो कहा सुने थे ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो यहाँ बस सीधा है, आगे में परसेंट लगा रहे, 0.1 m लगा रहे, सब में अगर सेम चीज लगा हुआ है तो बात वही समझने का, वो फंसाने का कोशिश कर रहा है, फंसने का नहीं। समझ में आ रहा बात? ये ध्यान में रखना है, ये चीज ध्यान में रखना है, आराम से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चारों में से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। बात समझ में आया? तो देखो वेपर प्रेशर हम थोड़ा लिखे हैं, हम लिखे हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये नहीं है, ये सब तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये है। तो इस हम तो पूछ रहे, हमको क्या पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो वेपर प्रेशर नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन, ये तो है, ये है। इसमें पूछ रहा है नोट, कौन नहीं है, ये ध्यान में रखना है। बात समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन 34 मतलब 2025 का क्वेश्चन सब चल रहा है। लिखा हुआ है ऑफ द एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सो एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर, कि एबनॉर्मल कौन दिखा रहा है, तो जो आई टूटेगा वो एबनॉर्मल दिखाएगा। मैंने पहले ही सिखा दिए हैं कि एबनॉर्मल उसी का होता है जो आई मतलब जो प्लस माइनस में टूटता है। तो ये यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टूटता नहीं है तो 1। ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टूटता नहीं है तो 1। सुक्रोज चीनी टूटता नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो 1। लेकिन सॉल्ट नमक टूटता है और टूटने के वजह से एक दो मतलब टूटने की वजह से एक से ज्यादा आता है, इसलिए उस सबका एबनॉर्मल हो जाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लो, द सॉल्यूशन व्हिच शोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, यानी रॉल्ट्स लॉ से अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन शो करता है, मतलब रॉल्ट का नियम नहीं मानता है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो पहले से पता है, जो नहीं मानता है उसे क्या बोलेंगे,
नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन 2025 का है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या सेम होता है? तो लिखल है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव इक्वल, तो क्या सेम होता है उसका? ऑस्मोटिक प्रेशर ना सेम होता है, तो पहले ये ऑप्शन बन गया आराम से, और चीज तो सेम होता नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, चलिए ऑब्जेक्टिव की कहानी ही आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब जरा हमको एक बात बता दो, आप इतने ऑब्जेक्टिव देखे हैं, कब से कब तक का ऑब्जेक्टिव हम आपके पास अभी दिए थे वो जानते हो? 2009 से लेके 2025, 17 बरस के एग्जाम, घटाने पर 16 लगता है, उंगली पर गिनने में 17 बरस हो जाता है। 17 बरस के एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रखे थे, आप इसमें क्या देखें कि एकदम ऑब्जेक्टिव का एक लिमिट मतलब पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, उसी से सारा ऑब्जेक्टिव बनता है। एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया आई से कि भाई कौन टूटता है कौन नहीं टूटता है, एक लिस्टिंग आपको ध्यान में रहना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी टूटता नहीं है, उसका आई का वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो कहिएगा सर हम कैसे पहचाने ऑर्गेनिक है? तो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, जैसे ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन है, यूरिया कार्बन हाइड्रोजन है, चीनी कार्बन हाइड्रोजन है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है टूटता नहीं है, टूटता नहीं तो आई का वैल्यू 1 होगा, और उसके अलावा कोई है तो टूटेगा, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक पेज पर लिस्ट बना दिए हुए हैं कौन कौन है। जनरली आप क्वेश्चन किसका देखें, NaCl, K2SO4, Na2SO4, MgCl2, CaCl2, Al2SO4, इसलिए टाइप का क्वेश्चन है सब है, तो सबका रट लो आप आराम से आई के। एक ये देखें, और पूछा है कि कौन टेम्परेचर पर निर्भर करता है कौन नहीं करता है, तो मोलरिटी नॉर्मेलिटी करता है, मोलरिटी या मोल फ्रैक्शन नहीं करता है क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं है। और क्या देखो, कोलगेटिव प्रॉपर्टी के 4, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर या लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कौन है या कौन नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है इसका। फिर उसमें और क्या देखो, ये इतने टर्म के अलावे कि कुछ आइडियल और नॉन आइडियल का एग्जांपल सब पूछा है, इससे ज्यादा क्वेश्चन घुमा है ऑब्जेक्टिव का कुछ नहीं। अगर आपको कंसेप्ट मालूम है, अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो आराम से ऑब्जेक्टिव बनेगा। कंसेप्ट नहीं मालूम है तो फिर आप कितना भी रट लो बनने वाला नहीं है। और कंसेप्ट कितने के इर्द गिर्द घूम रहा है वो देख लिया आप, बस उतने डेटा को ध्यान में रखो, उससे ज्यादा दिमाग में रहे। अब मान लो थोड़ा देर के लिए कहिएगा सर अगला जो अभी जो एग्जाम होगा उसमें क्या, भाई क्वेश्चन का लेवल वही रहता है, पूछेगा वही कि किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऑप्शन बदल देगा, 4 को जो फॉर्मूला सब डाले उन्हें डाल के कौन दूसरा फॉर्मूला डालेगा, थोड़ा सा हट के लिख से, थोड़ा सा IQ लगाइएगा, आराम से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आप कहोगे हम रट के चल जाएंगे तो फार्मूला का कमी है, करोड़ों फार्मूला है, कंपाउंड है, कोनो डाल देगा 4 ऑप्शन में। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं आप रटो मत, कंसेप्ट को पकड़ो। बात समझ में आया? कंसेप्ट अगर पकड़ लोगे तो कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और हर चैप्टर पर मेरा भाषण इसी प्रकार का आपके सामने रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव था, लेकिन जरा कुछ सब्जेक्टिव भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। कब से कब दिखाना चाह रहे हैं सब्जेक्टिव? तो 2019 से लेके 25 तक का सब्जेक्टिव हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब ऑब्जेक्टिव हम आपको दिखाएं 2009 से लेके 25 तक, लेकिन सब्जेक्टिव हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कहां से कहां? तो 2019 से लेके, 9 से नहीं, मतलब सब्जेक्टिव हम आपको दिखाना चाह रहे हैं 2019 से 25 तक। आप 26 के कैंडिडेट हो, नॉमिनेशन आपका हो गेल है, कैंडिडेचर भी आपका एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल वाला आ गेल है, तो ये सब मैंने आपको मतलब क्लियर है आप। तो आपको हम 2019 से ही क्यों ट्रैक बता रहे हैं? ज्यादातर टीचर को आप देखोगे कि क्वेश्चन बैंक बताएगा लेकिन 2019 से बताएगा, उसे पीछे से नहीं बताते आएगा। गलती उसका नहीं है, गलती क्या कहिएगा उनका, प्रेजेंट ट्रेंड जो चल रहा है वो 2019 से ही चल रहा है, तो इसलिए वो 2019 से लेके चलेगा आपको। बात समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन आप जो NCERT बुक की लागू कहिएगा बिहार बोर्ड में तो 2009 में लागू हुआ, तो हम आपको सब्जेक्टिव 2019 से 25 दिखाना चाहते हैं कि देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको एक प्रेजेंट ये हो। ऑब्जेक्टिव तो मैंने 2009 से लेके 25 तक इसलिए लेके आए कि एक आइडिया लगे कि ऑब्जेक्टिव कहां कहां से आता है, कहां कहां से कंसेप्ट, कौन कौन से कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे तो सारे ऑब्जेक्टिव हमारे बन जाएंगे। अब एक सॉल्यूशन चैप्टर से हर साल औसतन 4-5 को 6 ऑब्जेक्टिव पूछता है। अगर उतना कंसेप्ट क्लियर है तो 4-5-6 ऑब्जेक्टिव तो आपसे बन गया एक ही को चैप्टर पढ़ने से। तो इसलिए ये सबको डेटा को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बात समझ में? अब सब्जेक्टिव जरा देख लो। सब्जेक्टिव देखोगे तो सब्जेक्टिव आप देखोगे तो पहला ही क्वेश्चन आप देख लो,
क्या है, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं? प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलब्रुटिन। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको परिभाषा देना है, और पाई बराबर सीआरटी। मतलब ये क्वेश्चन 1-2 नंबर का नहीं है, क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5 नंबर। तो क्या आप नहीं पढ़े हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं और उसको प्रूव करने की बात? और मैंने तो आपको सिखाए हैं कि कितने एंगल से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो आपके कॉपी में है या नहीं? बनेगा। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, मैं बस क्वेश्चन दिखा रहा हूं एक आइडिया देने के लिए। नेक्स्ट अगला देखो आप, ये 2019 का एक और क्वेश्चन है कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का परिभाषा देना है। व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, 2 नंबर के क्वेश्चन है। फिर 2019 की थी, अब 2019 का एक और क्वेश्चन दो, क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, उसका सिर्फ परिभाषा देना है। आप बस ये बताओ हमको, सारा क्वेश्चन 19 से लेकर 25 तक दे रहे हैं कि कौन आपको आता है, नहीं आता है, क्या पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। बस एक हम आपका मतलब आपको दिखा समझाना चाह रहे हैं कि आप पढ़े हो या नहीं पढ़े, आपको अपना क्या लगता है ऐसे क्वेश्चन बनेंगे या नहीं। प्रेजेंट ट्रेंड को दिखा रहे हैं हम, बैक ट्रेंड का भी कुछ क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे, लेकिन प्रेजेंट 19 से लेकर 25 तक देख लो आप। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट देख लो अगला, व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का परिभाषा पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट आर नॉन आइडियल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का परिभाषा पूछ रहा है। नेक्स्ट देख लो, ये क्वेश्चन था कब? 2020 का। 19 में 3 गो था, 20 में 2 गो देखे हैं। 21 में देख लो, 21 में क्वेश्चन एगो न्यूमेरिकल दे दिया है कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा है जो 200 ml, सेंटीमीटर क्यूब को ml ही बोलते हैं, उसमें घुला हुआ है, मोलरिटी निकालना है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई, जब मान लीजिए इस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो W1 का वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम। मोलर मास का मतलब हुआ M1, M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40। फिर उसके बाद दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ml में दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना, 200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml हुआ 200 ml है। अब पूछ रहा है इसका मोलरिटी आप निकालो। 2 नंबर में क्वेश्चन था ये। तो मोलरिटी का फॉर्मूला जो होता है वो W1 बाई M1 इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml या सेंटीमीटर क्यूब। अब इस पे पुटअप करेंगे तो W1 का वैल्यू कितना? 4, M1 का वैल्यू कितना? 40, 1000 बट्टे में क्या? 200। अब इसको कैलकुलेट करो, 200 पंचे 1000, 5 से ये 8, 4 8, मतलब 1/2, 1/2 के लिए हो गया 0.5 m मोलरिटी आंसर। अब ऐसे बना दिया आप तो आराम से आपको कितने 2 नंबर हो गए। लेकिन मैंने फिर बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल नगण्य आता है। अब देखा ना, 19 का क्वेश्चन देखे, 20 का क्वेश्चन देखे, तब 21 में एगो न्यूमेरिकल मिला। आप फिर देखिए आगे नहीं मिलेगा आपको। मतलब 19 से लेकर 25 तक में एक ही न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, जो अभी आप देख रहे हैं वो सामने है आपके, वो भी आसान न्यूमेरिकल है। बात समझ में आया? इसलिए न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस क्या करना, समझ में आई बात? नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में क्या अंतर है? तो ऑस्मोसिस का परिभाषा समझाया है। उसी ऑस्मोसिस में से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हटा दो, उसी में रिवर्स में जाके लोअर टू हायर में सोलूट सॉल्वेंट दोनों पास करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। परिभाषा लिखे हैं हम, देखिएगा, ऑस्मोसिस का भी लिखे हैं, रिवर्स का भी लिखे हैं, डिफ्यूजन का भी लिखे हैं, सब एक ही जगह परिभाषा लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? रिलेशन दिखाने को बोल रहे हैं। मैंने पहले ही बोले कि 5 नंबर के क्वेश्चन का भाषा बहुत बदलता है। ये 5 नंबरी क्वेश्चन है, 2 + 3 = 5, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का 5 नंबरी क्वेश्चन है। तो घुमा घुमा के क्वेश्चन को जानबूझ के पूछता है। नेक्स्ट है आइडियल नॉन आइडियल का परिभाषा पूछ रहा है, जो 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो 2022 का क्वेश्चन है। 2022 में आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं वो पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलरिटी से कैसे मोलरिटी से रिश्ता रखता है। अब ये देखो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मीनिंग क्या है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ही डिटेल में देके और उसका जो कांस्टेंट बीच में लेते हैं Kb, उसका निकालना है। यानी आपको याद होगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं m। अब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं कांस्टेंट से, तो कांस्टेंट क्या लेते हैं? K, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के लिए B इंटू m। हमको पूछ रहा है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb बराबर क्या होगा? डेल टीबी बाई m। तो देखिए उसी इक्वेशन में वो छुपा के रखा हुआ था और पूछ रहा था क्या है। बात समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन।
2023 में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पढ़ाए हुए कॉपी पर। हमेशा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास समानता उसका हो जाता है जो प्लस माइनस में टूटता है, आई आता है उसका कुछ न कुछ। नेक्स्ट अगला आ जाओ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, पढ़े हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लो 24, मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, 2024 में, ये सब 2024 में पूछा है। नेक्स्ट आ जाओ, रॉल्ड्स लॉ फॉर रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का रॉल्ड्स लॉ पूछा है 2024 में। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो कब पूछा है, 2025 में। 2025 में है किस क्वेश्चन, 2025 के क्वेश्चन को आप देखिएगा तो आप देखने जा रहे हैं 2025 में क्या पूछा हुआ है, एलिवेशन इन सॉरी मतलब हाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2025 में। और कुछ क्वेश्चन है देख लो, अगला है रॉल्ड्स लॉ पूछा है और उसका आइडियल नॉन आइडियल को समझाने को बोल रहा है रॉल्ड्स लॉ के आधार पर। ये 2025 के सारे क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन खत्म। मैंने अभी आपके सामने 2019 से लेके 2025 तक का क्वेश्चन आपके पास रखे हैं। आप क्या देखे इसमें, नोमेरिकल बस एगो नोमेरिकल था जो मोलैरिटी का नोमेरिकल था, नहीं तो नोमेरिकल था ही नहीं। अब 2019 से 25 भी गिनोगे तो 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 7 बरस हुआ। 7 बरस में एगो नोमेरिकल आयल है, तो उसके लिए क्या पूरा नोमेरिकल पढ़िएगा, तो पढ़ना है तो पढ़िए, तो पूरा सिलेबस से पढ़िए ना, पढ़ा देवे की है पूरा कॉपी में तो है ही है। कम समय में क्या हमारे लिए बेहतर है ये ना सोचने की बात है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है ना, उस हिसाब से काम करो। अब मैं आपके सामने में कुछ और डेटा रख देता हूं। डेटा क्या कि आप सोचोगे सर सब्जेक्टिव बताए तो सिर्फ 2009 से 2019 से 2009 से क्या है कुछ क्वेश्चन, हम आपको क्वेश्चन सब बोल रहे हैं ना। पहले की किस्म थोड़ा न्यूमेरिकल ज्यादा रहता था 2019 से पहले, तो अगर न्यूमेरिकल को हटा दीजिए आप तो नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखो 2009 में आया है ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, फिर 2011 में आया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, फिर उसके बाद 2012 में आया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, उसके चारों टाइप का नाम लिखे हैं। फिर 2013 में आया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है उसको प्रूव करे जो 2019 का क्वेश्चन था। फिर 2013 की था, 2014 में है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के को लिखना है, 16 में भी वही क्वेश्चन है। 2014 में एक और क्वेश्चन है वेपर प्रेशर किसे कहते हैं वो लिखना है। 2014 में एक और क्वेश्चन है रॉल्ड्स लॉ किसे कहते हैं। 2014 में एक क्वेश्चन और है मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। 2015 में है रॉल्ड्स लॉ फॉर रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। 2015 में ही मोलैरिटी या मोलैलिटी पूछा है। 2016 में आपको 5 नंबर में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। 2017 में रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को 5 नंबर में पूछा है। 2018 में वेपर प्रेशर का परिभाषा पूछा हुआ है और 2019 से आपको हम दिखाई दी। हमने आपके सामने क्या बोले कि 2019 से प्रेजेंट ट्रेंड है। हम ऐसा इसलिए बोले हैं कि ये सेम पॉइंट हम अपने केमिस्ट्री में तो 2009 से लेकर 2025 आपको पूरा बताएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट के साथ सारा कुछ समझाएं। बात समझ में आए? जैसे आज हम सॉल्यूशन का दे दिए और फिर कल हमारा क्लास चलेगा किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ऐसे करके एक एक चैप्टर करके 200 पहले क्लियर करते हैं एक बार, तब फिर लगेगी दूसरी। समझ में आए बात? इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको ब्रेन पर एकदम याद रहेगा। अब 1 घंटा में, अभी मेरा क्लास हुआ है 1 घंटा 9 मिनट, 1 घंटा 9 मिनट 10 मिनट के में पूरा सोल्यूशन एक बार आपके माइंड पर ही नाच गया, तो अब इससे कम समय में क्या रिवीजन हम करा दे आपको इतने कम टाइम में। सब्जेक्टिव आपके पास है, ये है, कॉपी में लिख ले, शॉर्ट मेन पूरा सिलेबस बढ़िया से 9-10 महीना पढ़ाइए दिए थे, शॉर्ट में 1-1.5 महीना में पूरा पढ़ाइए दिए हैं। तो अब क्या क्वेश्चन सीधे चाहिए भाई, साइंस है, थोड़ा पढ़ोगे नहीं। कायगो के बच्चे के दिमाग में ये भी बात आता है, वो सोचता है कि भाई फिजिक्स में अगर भांडी ग्राफ जनरेटर की बात है, वास्तव में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात है, तो इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन सब आएगा। नहीं भाई, केमिस्ट्री में छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है, आपको सीखना पड़ेगा क्वेश्चन बनाना। अगर नहीं सीख पाते हो कंसेप्ट को पकड़ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना है, इस चीज को पकड़ना है। अगर ऐसा नहीं करते तो बड़ा समस्या आएगा। क्वेश्चन बैंक के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबों पर आपको भाषण उपलब्ध करा दिए हैं सॉल्यूशन का। कल हमारा सेम स्टाइल में भाषण होगा किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आप तैयार, बढ़िया। कल का क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और बढ़िया से आपको समझ में तब आएगा जब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास कल बढ़िया और समझ में आएगा तब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थियोरी जो सब्जेक्टिव जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हो, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्योरी को कल आप पहले
डे के टाइम में एक बार रिवीजन कर लेना। रिवीजन कर लोगे डे के टाइम में ना, तो फिर आपको आराम से कल शाम में जो हम ऑब्जेक्टिव पर बातचीत करेंगे वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। कल हम पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर भाषण देंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पूरा क्वेश्चन बैंक, पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर, ऐसे ही आज जैसे सॉल्यूशन पर हुआ है सेम स्टाइल में 1-1.5 घंटा में हम भाषण देंगे। किस पर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। सेम स्टाइल में आपको मिलेगा, जिससे आपके ब्रेन पर आपकी मतलब डेटा आपको फिर दोबारा रिवीजन में आ जाएगा, आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसे कर करके हम लोग चलेंगे 200 चैप्टर में। 200 चैप्टर पर हमारा काम होगा, चाहे वो सॉल्यूशन चैप्टर हो, इलेक्ट्रो हो, केमिकल हो, फिर उसके बाद आपके द डी एंड ब्लॉक हो, कोऑर्डिनेशन हो, उसके बाद हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स हो, अल्कोहल फिनोल ईथर हो, अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड हो, फिर उसके बाद आपको एमीन्स हो या बायोमोलिकुल्स हो। इतने पर हम लोग ऐसे काम करेंगे। ओल्ड सिलेबस में जो कुछ चैप्टर हैं उसको भी मैं अलग देख ही रहे ऐप पर पढ़ा दे रहे हैं शॉर्ट में, तो वो भी 7-8 क्लास में निपट जाएगा। वो आपको एक ऑप्शन ज्यादा देने के लिए ऐसा कर दिए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इस चैप्टर पर हम लोग का फोकस रहेगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो इसको आप टेक्निकली ध्यान में रखेंगे। कल हमारा सेम स्टाइल में भाषण होगा किस चैप्टर पर? पुनः हम पहले ही बोल देते हैं, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप एक बार इसके सब्जेक्टिव को रिवीजन करके आएंगे, जिससे आपको हमारा लेक्चर यूट्यूब पर, ये लेक्चर आपको बहुत आराम से कल फिर समझ में आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, अगर आप एक बार रिवीजन करके आते हो तब। बात समझ में आए? चलिए अब मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में। सॉल्यूशन को यहीं तक रखिए। देखो भाई, सीधा सा बात है, नहीं पढ़ने वालों के लिए बहाना बहुत है, पढ़ने वालों के लिए बहानों की कमी होती है। आप ही हम जब पढ़ा रहे थे ऑफलाइन मोड में, तो नवंबर दिसंबर में आप देखे, दिसंबर पूरा महीना सब दिन डेली पढ़ाते रह गए, कभी छुट्टी उट्टी नहीं, संडे उंडे सब टेस्ट रूस्ट एकदम चलते रहा, एकदम दे धनाधन। इतना थक गए थे कि जैसे एक रोज रेस्ट मारे न्यू ईयर के रोज, कि बस सर्दी खांसी बुखार सब थकान उकान सब आ गया। फिर पहले अब रेस्ट मारे हैं 6-7 दिन, 11th वाले को तब 2-4 दिन पढ़ाए, तब फिर लाइन लेंथ पकड़े हैं। कोई जैसे होता है ना, बैट्समैन खेलता है 2 महीना उसको खेलना छोड़ा दीजिए तो आएगा तो पहले बैटिंग करना भूल जाएगा, पहले बॉल पर आउट हो जाएगा। वह बात हो गया था, लाइन लेंथ फिर पकड़ाए हैं, अब फिर चल रहा है लगातार। तो धुन पकड़ता है ना, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। और इसीलिए बहाने आप जो निकालेंगे ना कि भाई अब नहीं पढ़ेंगे, अब टाइम कितना है आप देख लो ना, आज 12 तारीख है, एग्जाम 2 तारीख को आपका है, 2 से शुरू है, 7 को मेरा केमिस्ट्री है, 7 फरवरी को। आप बहाने नहीं निकालो, जितना आपके पास नोटबुक है उसको रिवीजन का स्टाइल रखो, कैसे रिवीजन करना है वो सब टेक्निक बनाओ। ये बहानेबाजी से काम चलने वाला नहीं है कि भाई कंबल तले में सोए हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में अपनी दुनिया में मस्त हैं। तो भाई मोबाइल तो पूरा साल चलेबे क्यों, अब तुम मोबाइल चलाने के चक्कर में लगे हुए हो, तो फिर हो गया। तब आप क्या काहे झूठो पढ़ रहे हो, तब बहुत ज्यादा काहे टेंशन ले रहे हो, केस उसरटो, बात खत्म है। बात समझ में आया? चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। शुभ रात्रि, थैंक यू।